हेलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोक मित्रन। जो लेसन है वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इसकी समरी आज हम डिस्कस करेंगे लेसन की। सबसे पहले अशोक मित्रन जो हैं वो एक तमिल राइटर हैं, और वो उस समय का जिक्र करते हैं जब ही वर्कड एट जेमिनी स्टूडियो, जब वो जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। जेमिनी स्टूडियो क्या है? जेमिनी स्टूडियो जो है वो चेन्नई में स्थित है, और इसको 1940 में खोला गया था। इट्स फाउंडर वाज एस एस वासन, और इसका जो निर्माण करता थे वो एस एस वासन थे जेमिनी स्टूडियो के। अशोक मित्रन क्या करते थे? द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। तो अशोक मित्रन जो थे वो जेमिनी स्टूडियो में न्यूज़पेपर से आर्टिकल काटते थे विभिन्न प्रकार के, और उनको एक फाइल में इकट्ठा रखते थे। उन कटिंग को इकट्ठा करके रखते थे, और जो बहुत सारे जो आर्टिकल होते थे जिनको वो काटते थे उनमें से बहुत सारे वो हाथ से भी लिखना पड़ता था। तो यही ड्यूटी थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। एक्सेप्ट होता है भाग। जो आगे हम लेसन पढ़ेंगे वो एक भाग है उनकी एक बड़ी पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस का। तो ये एक छोटा सा हिस्सा है। तो पैनकेक्स, पोएट्स एंड पैनकेक्स, जैसे कि इसका टाइटल है, पोएट होते हैं कवि, पैनकेक्स। पैनकेक क्या है? पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। ये मेकअप का जो सामान होता है उसका एक ब्रांड नेम है, व्यापारिक नाम है उसका। इसको जेमिनी स्टूडियो ट्रकों में भर भर कर खरीदता था, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो जो है ये भारत में फिल्म निर्माण करने वाली सबसे पहली कंपनी थी। यहाँ से फिल्म निर्माण का कार्य हुआ था और बहुत बड़े लेवल की फिल्में बनाई जाती थी। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और बहुत सारे दूसरे लोग भी वहाँ पे काम करते थे, इसलिए जो मेकअप मटेरियल है उसको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो पैनकेक को वो ट्रकों में भर भर कर खरीदा करते थे। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग। जो मेकअप विभाग था जेमिनी स्टूडियो का वो एक बिल्डिंग के अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाकर था। दैट वाज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स टेबल, जिसके बारे में सोचा जाता है कि वो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। रॉबर्ट क्लाइव जो हैं ये इतिहासकार हैं, और इनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे। उन्होंने चेन्नई में बहुत सारी जगह बदली जहाँ पे वो रहा करते थे। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सलून। और जो मेकअप रूम था जहाँ पे मेकअप किया जाता था हीरो हीरोइन का, वो बाल काटने वाली दुकान की तरह दिखाई देता था, क्योंकि उसमें चारों तरफ बड़े बड़े मिरर थे। मिरर के ऊपर बहुत ज़्यादा चमकने वाली लाइटें थी हर एक एंगल पर। जिनका मेकअप किया जाता था उनकी आँखों को वो लाइटें बहुत दुख पहुंचाती थी, तो ये एक सैलून की तरह दिखाई देता था। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. Hierarchy होता है पदानुक्रम, मतलब अपनी पोस्ट के हिसाब से काम करना। तो एक सख्त पदानुक्रम बनाया जाता था मेकअप डिपार्टमेंट में। वो कैसे? दो मुख्य मेकअप करने वाला व्यक्ति होता था, वो मेन हीरो और हीरोइन का मेकअप करता था। जो उसका सहायक होता था, मुख्य मेकअप मैन का जो सहायक होता था वो दूसरे नंबर के हीरो हीरोइन का मेकअप करता था। और जो भीड़ का मेकअप करने वाला होता था वो ऑफिस बॉय की ड्यूटी होती थी। तो इस प्रकार से ये पदानुक्रम बनाए रखा जाता था। तो ऑफिस बॉय, वास्तव में ये कोई बॉय नहीं होता था। जेमिनी स्टूडियो में भी एक ऑफिस बॉय था और उसकी उम्र 40 से ऊपर थी। उसका नाम ऑफिस बॉय होता था, वो किसी उम्र का हो सकता था। द राइटर वर्कड इन ए क्यूबिकल। क्यूबिकल होता है छोटा सा कमरा। जो लेखक है वो एक छोटे से कमरे में ही काम करता था। तो जो भी उसके कमरे में आता वो यही सोचता था कि राइटर कोई भी काम नहीं कर रहा है, और
जो कोई भी आता वो उसको कोई ना कोई काम बता देता कि तुम ये करो, तुम ये करो। सुबु वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। अब इससे पहले हम एक बात और पढ़ते हैं कि जो मेकअप करने वाला मेकअप बॉय था, भीड़ का मेकअप करने वाला, वो हमेशा ही राइटर को बड़े बड़े धर्म ज्ञान से संबंधित उपदेश देता रहता था। तो राइटर हमेशा ये प्रार्थना करता था कि भगवान भीड़ की शूटिंग होती रहे और ऑफिस बॉय को उसके पास आने का समय ही ना मिले। इसके बाद पढ़ते हैं सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। कोठामंगलम सुब्बू नाम का एक व्यक्ति था जो जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर आता था। पहले नंबर पे था बोस एस वासन, दूसरे नंबर पर शुभू। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। टेलर मेड होता है विशेष रूप से बना हुआ, वो विशेष रूप से फिल्मों के लिए ही बना था। उसने कई फिल्में बनाई, उनमें से कई फिल्में फ्लॉप भी हो गई थी, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन जो मेकअप करने वाला ऑफिस बॉय था वो सुब्बू से हर बात में आगे ही रहता था। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही कम अक्रॉस। कम अक्रॉस होता है मिलना। जिससे भी सुब्बू मिलता था उसके प्रति उसके मन में वास्तविक प्रेम होता था। एंड हिज हाउस वाज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस। और उसका जो घर था वो स्थायी निवास बन गया था नज़दीक और दूर के रिश्तेदारों का और जान पहचान वाले व्यक्तियों का। सुबह के घर पर हमेशा दर्जनों लोग रहते थे जो वहीं पे खाते थे, पीते थे, वहीं पे सोते थे। लेकिन सुबह कभी भी इस बात के बारे में कोई चिंता नहीं करता था कि वो इतने लोगों को मुफ्त में खिला रहा था। वो वास्तव में एक बहुत अच्छा आदमी था। सुबह वाज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म। अब क्योंकि सुबह बोस के एस वासन के बहुत करीब था तो उसको एक फ़िल्म बनाने की अनुमति दे दी गई। फ़िल्म में काफ़ी कुछ पैसा लगा, काफ़ी मेकअप मटेरियल लगा, लेकिन वो फ़िल्म सफल नहीं हुई। तो इस फ़िल्म में इतना खर्च आने के बाद अ फ्यू डिपार्टमेंट्स वर क्लोज डाउन। जो थिएटर था उसके कुछ डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया और जो भी उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले व्यक्ति थे उनकी नौकरियां भी चली गई थी। अब इसमें एक टर्म दी गई है कम्युनिज्म, साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद को मानने वाला व्यक्ति करता क्या है? जो साम्यवादी इंसान होते हैं उनके लिए भाई बहन, माता पिता, बच्चे, इनका कोई मायने नहीं होता। वो लोग इतने कट्टर दिल वाले होते हैं कि अगर वे अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, इनका मर्डर भी कर दें, इनकी हत्या भी कर दें, तो भी उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं होता। तो इस बात को कम्युनिज्म बोला जाता है, साम्यवाद। तो उस टाइम पर भारत के बहुत सारे भागों में साम्यवाद की भावना बहुत ज़ोरों से फैली हुई थी और जो जेमिनी स्टूडियो था उसके भी कुछ लोग इस बात से बचे हुए नहीं थे, उनमें भी ये भावना थी। फ्रैंक बुचमैन्स मोरल रियरमामेंट आर्मी। तो फ्रैंक बुचमैन की मोरल रियरमामेंट आर्मी, इसको शॉर्ट में कहेंगे MRA, सम 200 स्ट्रॉन्ग, जिसमें कुछ 200 स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली इंसान थे, विजिटेड मद्रास समटाइम इन 1952। तो फ्रैंक बुचमैन की मोरल रियरमामेंट आर्मी, जिसमें कुछ लगभग 200 शक्तिशाली व्यक्ति थे, मद्रास में 1952 के आसपास वो आई। अब ये मोरल रियरमामेंट आर्मी ने किया क्या? ये एक बहुत बड़ी मंडली थी जो शो करती थी, स्टेज पे शो करती थी और लोगों को कम्युनिज्म से बचने के लिए उपदेश दिया करती थी अपने नाटकों के माध्यम से। तो ये जो MRA वहाँ पे आई, जेमिनी स्टूडियो ने इसको होस्ट किया। जेमिनी स्टूडियो जो था वहाँ पे इसने अपने शो दिखाए और इनको भी लगा कि उनको भारत में जेमिनी स्टूडियो से अच्छा कोई होस्ट मिल नहीं सकता। जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। तो इन्होंने, जो मोरल रियरमामेंट आर्मी थी, इन्होंने चेन्नई में 2 नाटक दिखाए मंच पर, जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। और ये नाटक इतने प्रसिद्ध हुए कि इसके बाद जो भी नाटक चेन्नई में दिखाए जाते थे उन सभी में इन नाटकों जैसा ही सीन दर्शाया जाता था। जैसे कि पीछे वाइट बैकग्राउंड होता था, बांसुरी पर धुन बजाई जाती थी, सूर्योदय और सूर्यास्त का
भी उसमें सेट लगाया जाता था। तो ये चीज़ें इतनी प्रसिद्ध हुई कि हर एक नाटक में ये चीज़ें दिखाई जाने लगी, और इनको उम्मीद थी कि इससे जो ये नाटक प्रदर्शित करते हैं, इससे साम्यवाद क्या जो भावना है उसमें कमी आएगी। ए फ्यू मंथ्स लेटर न्यू विजिटर केम देयर। तो जब एमआरए वहाँ से चला गया तो उसके कुछ महीने के बाद एक नया विजिटर वहाँ पे आया। असल में उस विजिटर के बारे में किसी को भी काफ़ी नहीं पता था, थोड़ा बहुत सबको पता था। सबको ये पता था कि वो एक पोएट है इंग्लैंड से, और वो जेमिनी स्टूडियो में कुछ भाषण देने के लिए आ रहा है। जो मिस्टर वासन था वो एक पब्लिशर था, प्रकाशक था, और उसको लगा कि जो ये विजिटर है वो भी एक प्रकाशक है, और इसलिए वो उसकी बहुत ज़्यादा आवाभगत कर रहा था। तो उन्होंने स्टेज को तैयार किया, उन्होंने स्टेज को तैयार किया इस विजिटर के लिए। और जब वो विजिटर आया तो वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोल रहा था, इसलिए किसी को भी ज़्यादा अंग्रेज़ी समझ में नहीं आई, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे नहीं। उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। उसने अपना नाम बताया, और वो फिर बाद में थोड़ी देर भाषण देने के बाद वो चला गया बिना बात। तो उसके जाने के बाद भी सभी लोग इसी असमंजस में थे कि वो व्यक्ति था कौन। नो वन न्यू क्लियरली हु ही वाज। अब इसके बाद जो राइटर था, कुछ सालों के बाद जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता था वो डिपार्टमेंट भी बंद हो गया था। अब राइटर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन समय बहुत था, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो एक दिन वो सड़क के किनारे किनारे जा रहा था, तो वहाँ पे एक किताब द गॉड दैट फील्ड, इसकी बहुत ज़्यादा कॉपी सड़क के किनारे बिक रही थी। तो रूस की क्रांति के बारे में सुना होगा। तो रूसी क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए एक विशेष प्रकाशन था ये। उनको सस्ते में मिल रही थी किताबें। राइटर ने भी पैसे दिए और एक किताब वहाँ से खरीदी। जब उसने किताब को पढ़ा तो उसमें उसने देखा कि 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर, एमिनेंट होता है प्रसिद्ध, मैन ऑफ लेटर शब्दों से संबंधित व्यक्ति या लेखक, इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब देयर जर्नी इन टू कम्युनिज्म। तो 6 प्रसिद्ध व्यक्ति जो लेखक थे, उन्होंने साम्यवाद की अपनी यात्रा और वहाँ से वापसी के बारे में अलग अलग निबंध लिखे थे उन्होंने, कि उन्होंने साम्यवाद में क्या महसूस किया, क्या उन्होंने देखा। और उनमें से ही एक नाम था स्टीफन स्पेंडर। तो अब जो राइटर था उसको समझ में आ गया था कि स्टीफन स्पेंडर वास्तव में था कौन। वो तो एक लेखक था अंग्रेजी, जो किताबें लिखा करता था। तो अब जाके उसके मन में जो स्टीफन स्पेंडर के प्रति जो डाउट चल रहा था वो क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा हिस्सा है उसके दूसरे लेसन का जिसे हमने पढ़ा। तो यही समरी थी इसकी। थैंक यू।